दोस्तों, अभी आप देखेंगे जर्मनी की फेमस फोकटेल जो कि एडवेंचर और फैंटेसी से भरी हुई है। ये स्टोरी आपको सिखाएगी मुश्किल के वक्त में घबराना नहीं चाहिए, इसीलिए अंत तक बने रहिए। फिल्म की शुरुआत में राजा जॉर्ज को दिखाया गया है, जिसकी वाइफ 10 साल पहले ही मर चुकी होती है। उसकी याद में राजा हर सुबह दुख भरे गानों के साथ बिलखता है। राजा की ये दहाड़ सुनकर सब लोग अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। यह आवाज बहुतों को परेशानी देती है। राजा की 12 बेटियां थीं। जवान होने की वजह से उन सबको वह अलग महल में रखता है। ये 12 बेटियां आजाद ख्यालों की थीं, लेकिन राजा ने उन्हें पाबंदियों में जकड़ रखा था। राजा का एक सलाहकार था जिसका नाम था फ्रेड। वह रोज राजकुमारियों पर निगरानी करने के लिए आता था। वह हमेशा चेक करता था कि राजकुमारियां कहीं बाहर तो नहीं जाती या कोई उनसे मिलने तो नहीं आता। वैसे ही एक सुबह फ्रेड राजकुमारियों के महल पर जाकर उन्हें जगाता है और पूरे कमरे की जांच करने लगता है। राजकुमारियां फ्रेड के रोज रोज के निगरानी से चिढ़ी रहती थीं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तुम सलाहकार हो या राजा के चमचे, रोज रोज यहाँ चले आते हो। इस दौरान फ्रेड को राजकुमारियों के जूतों के नीचे छेद दिखता है। वह पूछता है, राजकुमारियां अमांडा को छोड़कर बाकी सबके जूते के तले में ये छेद कैसे हुआ? बल्कि मोची रोज जूतों में नए तलवे लगाता है। राजकुमारियां जवाब कुछ नहीं देती हैं। फ्रेड फिर भी गुस्से में कहता है, तुम लोग रोज कहाँ जाती हो? राजकुमारियां ठहाके मारती हैं और कहती हैं, कहीं नहीं। अगले दिन सुबह राजा फिर से बिलखने लगता है। उसकी गूंजती हुई आवाज से राजकुमारियां भी परेशान हो जाती हैं। बाहर एक नौजवान जिसका नाम माइकल था, वह भी अपना कान बंद कर लेता है। माइकल एक गरीब लेकिन मनमौजी इंसान था। वह कठपुतलियों का खेल दिखाकर चंद सिक्के कमाता और अपना गुजारा करता था। इसी बीच फ्रेड राजा के पास जाता है। वह अपने निरीक्षण की रिपोर्ट देते हुए कहता है, महाराज, राजकुमारियों का राज अब तक पता नहीं चला। वे सुबह इतनी देर तक क्यों सोती हैं और उनके जूतों के तले में ये छेद क्यों होते हैं? राजा पूछता है, क्या वे कहीं बाहर किसी से मिलने जाती हैं? फ्रेड कहता है, नहीं महाराज, महल के बाहर ताला लगा हुआ है और सुरक्षा भी बहुत कड़ी है। राजा फिर पूछता है, क्या बाहर से कोई अंदर आता है? फ्रेड जवाब देता है, महाराज, मैंने बहुत तफ्तीश की लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला और महारानियां कुछ भी बोलती नहीं है। राजा चिंतित होकर कहता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर इन महारानियों के लिए कोई योग्य राजकुमार मिल जाए तो मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। जो भी राजकुमार महारानियों का ये रहस्य सुलझाएगा उसे ही आप राजा घोषित कर दीजिए। राजा गंभीर होकर कहता है, लेकिन अब तक कई राजकुमार आए हैं पर ये राज कोई नहीं सुलझा पाया। फ्रेड कहता है, शर्त के मुताबिक अगर कोई राजकुमार 1 हफ्ते के भीतर ये रहस्य नहीं सुलझा पाया तो आपने उसे फांसी दे देते हैं। राजा हताश होकर कहता है, इसी वजह से दूसरे देशों के राजकुमार भी डर के मारे आने की हिम्मत नहीं कर रहे। अगर यही चलता रहा तो मैं बिना उत्तराधिकारी के मर जाऊंगा। फिर मेरी बेटियों और राज्य का क्या होगा? दरअसल चालाक फ्रेड राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। उसकी नजर राजा की एक बेटी अमांडा पर टिकी होती है। फ्रेड का प्लान ये है कि वह किसी तरह राजकुमारियों का रहस्य सुलझा ले और खुद ही राजा बन जाए। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं जल्दी ही महारानियों का राज पता करके आपको दे दूंगा। दूसरे सीन में माइकल को दिखाया जाता है जो रास्ते में चलकर बाजार की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक काली बिल्ली दिखाई देती है। वह अपनी कठपुतली से बड़बड़ाते हुए कुछ कह रहा होता है। अचानक उसकी नजर फिर से इधर उधर होती है और वह देखता है कि बिल्ली अब वहां नहीं है। बिल्ली की जगह वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है जो अपने लकड़ियों के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही होती है। माइकल हैरानी से कहता है, अभी तो यहाँ बिल्ली थी, वो कहाँ गई? बूढ़ी कहती है, बकवास मत करो, पहले मेरा लकड़ी का गट्ठर उठाने में मदद करो। माइकल उसकी बात मानकर उसकी मदद करता है। दूसरे सीन में राजा अपनी 12 बेटियों से पूछता है, तुम सुबह देर से क्यों उठती हो और तुम्हारे जूतों के तलवे हर रोज फट क्यों जाते हैं? क्या कोई गुप्त रास्ता है जहाँ से तुम आना जाना करती हो? राजा की बात सुनकर अमांडा कहती है, हमारे जूतों के तलवे तो चूहे काट देते हैं। राजा गुस्से से कहता है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, हर रोज ये सब कैसे संभव हो सकता है? और अजीब बात है कि सिर्फ अमांडा के जूते के तलवे कभी नहीं फटते। राजा और गुस्से में पूछता है, तुम लोग रात में कहाँ जाती हो? अमांडा क्रोधित होकर कहती है, माँ को गुजरे 10 साल हो गए हैं, फिर भी आप उनका शोक मनाते रहते हैं। इसी वजह से आपने हमारी आजादी छीन ली है। इस महल में हम दिन रात कैद रहते हैं, न खुशियां मना सकते हैं, न अपनी जिंदगी जी सकते हैं और अब आप हमारी जासूसी भी करने लगे हैं। ये सब कब तक चलेगा? राजा गुस्से में तमतमाकर कहता है, मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगा, तुम सबको जानने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेड राजकुमारियों के कमरे की तहकीकात करता है। जांच करते समय फ्रेड को एक लंबा और काले रंग का पर्दा दिखता है। उसे लगता है कि शायद राजकुमारियां इसी पर्दे के सहारे खिड़की से नीचे जाती हैं। फ्रेड पर्दे को पकड़कर नीचे झूलने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही वह बीच में अटक जाता है। नीचे पुआल का ढेर और उसके ऊपर एक नोकीला फावड़ा पड़ा होता है। फ्रेड का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरकर फावड़े पर जा गिरता है। उसकी जोरदार चीख पूरे महल में गूंज जाती है। दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है। वह बूढ़ी को कंधे पर उठाकर और लकड़ी का गट्ठर अपने हाथों में लेकर उसे बाजार तक छोड़ता है। बूढ़ी उससे कहती है, तुमने मेरी बिना स्वार्थ के मदद की है, तुम्हें इसका फल कभी न कभी जरूर मिलेगा। माइकल मुस्कुराते हुए कहता है,
मैं एक आजाद पंछी हूँ, न मेरा कोई घर है न ठिकाना। फिर माइकल बूढ़ी की तरफ दोबारा देखता है और हैरानी से देखता है कि बूढ़ी की जगह वही काली बिल्ली वापस आ चुकी है। माइकल सोच में पड़ जाता है। महल के अंदर राजकुमारियों को अपने जूतों के तलवे मरम्मत करते हुए दिखाया जाता है। उसी समय फ्रेड लंगड़ाते हुए वहां आता है। राजकुमारियां दौड़कर उसके पास जाती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी राजा वहां आता है और फ्रेड से कहता है, एक बहादुर आदमी को खोजो जो इस महल में रहकर 1 हफ्ते के अंदर राजकुमारियों का राज सुलझा सके। राजकुमारियां, खासकर अमांडा, राजा के पास आकर कहती हैं, और कितनी जाने लोगे? राजा ठंडी सांस लेते हुए कहता है, ये आखिरी बार है। अगर इस बार काम नहीं बना तो मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। राजा फ्रेड को जल्दी से जल्दी इस काम के लिए एक आदमी ढूंढने का आदेश देता है। अगले सीन में माइकल को दिखाया जाता है जो बच्चों को कठपुतली का खेल दिखा रहा होता है। बच्चे खेल देखकर खुश हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं। खेल खत्म होने के बाद माइकल बच्चों से कहता है, अगर तुम लोगों को मेरा खेल पसंद आया हो तो मुझे कुछ सिक्के जरूर देना। लेकिन बच्चे 1 पैसा भी नहीं देते और वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर एक आदमी उसे लकड़ी का बेकार सिक्का देता है। इस पर भी बेचारा माइकल संतोष कर लेता है और दुखी नहीं होता। किले के ऊपर खड़ा फ्रेड ये सब देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह किले की दीवार के पास माइकल के पास आता है। फ्रेड माइकल के कटोरे में सोने का एक सिक्का डालते हुए कहता है, ये तो बस नजराना है, तुम राजा भी बन सकते हो और एक राजकुमारी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। माइकल हैरानी से पूछता है, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? फ्रेड कहता है, तुम्हें राजकुमारियों के महल में रहकर यह पता लगाना होगा कि वे रात में क्या करती हैं और हर सुबह उनकी जूतियों में छेद क्यों हो जाता है। माइकल गहरी सांस लेते हुए कहता है, और अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। मैंने सुना है अब तक कई राजकुमार और योद्धा इस चक्कर में फांसी पर लटक चुके हैं। मैं यह काम नहीं करूंगा क्योंकि जान है तो जहान है। इसी बीच माइकल की नजर महल की खिड़की से बाहर देख रही राजकुमारी अमांडा पर पड़ती है। अमांडा भी उसे गौर से देखती है। माइकल को अमांडा पसंद आ जाती है और वह फ्रेड की बात मान लेता है। जैसे ही फ्रेड वहां से हटता है, बूढ़िया प्रकट होती है। माइकल चौंक कर कहता है, तो आप ही हो वो जादुई बिल्ली? बूढ़िया मुस्कुराकर कहती है, हाँ, तुम नेक दिल हो, इसीलिए तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़िया उसे जादुई कोट देते हुए कहती है, जैसे ही तुम इसे पहनोगे और टोपी अपने सिर पर चढ़ाओगे तुम गायब हो जाओगे। फिर तुम गायब होकर राजकुमारियों पर नजर रख सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना, शाम को राजकुमारियां तुम्हें जो लाल शराब देंगी उसे कभी मत पीना, बस नींद आ जाने का नाटक करना। माइकल सिर हिलाकर सहमति जताता है। सब कुछ समझाने के बाद बूढ़िया फिर से बिल्ली बनकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेड माइकल को राजा के महल के अंदर ले जाता है। वह राजा से कहता है, महाराज, यह व्यक्ति आपकी समस्या का हल निकाल सकता है। राजा माइकल को देखकर कहता है, तुम्हें कोई राजकुमार या योद्धा नहीं मिला जो तुम एक कठपुतली का खेल दिखाने वाले को ले आए हो? फ्रेड समझाते हुए कहता है, महाराज, अब इस काम के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं हो, क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए हैं वे सब फांसी पर चढ़ चुके हैं। वैसे भी यह कठपुतली वाला ईमानदार है। इसी बीच राजकुमारियां भी वहां आ जाती हैं। उनमें अमांडा भी होती है। अमांडा और माइकल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राजा माइकल को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह काम तुम्हारे बस का है। माइकल तुरंत अपने हाथ की कठपुतली नचाकर दिखाता है। कठपुतली की आवाज निकालते हुए वह कुछ मजाकिया ज्ञान की बातें कहता है। उसका प्रदर्शन देखकर राजकुमारियां और फ्रेड जोर से हंसने लगते हैं। राजकुमारियां कहती हैं, यह तो एक होनहार कठपुतली वाला लगता है, पर यह भी बेमौत मारा जाएगा। माइकल मुस्कुराकर कहता है, जैसे मैंने कठपुतली से आप लोगों को खुश किया, वैसे ही राजा बनने के बाद मैं प्रजा को खुश करूंगा। आखिरकार राजा माइकल को राजकुमारियों के महल में रहकर उनका राज पता लगाने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद माइकल को महल में रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। राजकुमारियां उसके कमरे के दरवाजे के छेद से झांकते हुए आपस में कहती हैं, यह भी बाकियों की तरह कभी कुछ नहीं जान पाएगा। उन्हीं में से एक राजकुमारी शराब में नींद की दवा मिला देती है। फिर राजकुमारी अमांडा उस शराब का गिलास लेकर माइकल के कमरे में जाती है। अमांडा मुस्कुराते हुए कहती है, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब है। माइकल को बुढ़िया की बात याद आ जाती है, इसलिए वह शराब नहीं पीता, लेकिन अमांडा उसके सामने खड़ी रहती है जैसे कि वह उसके पीने का इंतजार कर रही हो। तभी अमांडा की एक बहन कमरे में आती है और उससे कहती है, इतनी देर क्यों लग रही है? अमांडा उसे घूरते हुए कहती है, जाओ, मैं संभाल लूंगी। इस बीच माइकल मौका देखकर गिलास की शराब एक सुराही में डाल देता है। फिर खाली गिलास अपने मुंह से लगाकर ऐसा दिखाता है जैसे उसने पी लिया हो। जब अमांडा का ध्यान उसकी ओर जाता है तो वह समझती है कि माइकल ने शराब पी ली है। माइकल सोने का नाटक करता है और अमांडा कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही अमांडा बाहर जाती है, माइकल तुरंत उठता है और बुढ़िया का दिया हुआ जादुई कोट पहन लेता है। वह टोपी लगाते ही गायब हो जाता है। गायब होकर जब माइकल राजकुमारियों
के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक रोशनी से भरा गुप्त द्वार खुला हुआ है। माइकल उस द्वार के अंदर प्रवेश करता है और बर्फ सी सफेद दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। थोड़ी दूर पर उसे राजकुमारियां कहीं जाती हुई दिखती हैं। वह उनके पीछे जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक पेड़ की टहनी में उसका जादुई कोट फंस जाता है। माइकल कोट को निकालने की कोशिश करता है। ऐसा करते वक्त पेड़ की टहनी टूट जाती है। टहनी टूटने से वहां सब कुछ हिलने लगता है। माइकल उस टहनी को अपनी जेब में रख लेता है। आगे बढ़ चुकी राजकुमारियां आपस में कहती हैं, जल्दी चलो, हमारे राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह माइकल अपनी आंखें खोलता है और खुद को महल के बिस्तर पर पाता है। तभी फ्रेड वहां आता है। वह माइकल के ऊपर अपनी छड़ी रखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? माइकल मुस्कुराकर कहता है, नहीं। थोड़ी देर बाद अमांडा महल के गेट के पास जाती है। वहां जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है। माइकल वहीं खड़ा होकर कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? जल्लाद हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, ये फांसी का फंदा तुम्हारे लिए ही तैयार हो रहा है। अगर 6 दिन में तुम राज का पता नहीं लगा पाए तो तुम भी लटक जाओगे। माइकल उसकी बात पर बिल्कुल नहीं घबराता और मुस्कुराकर कहता है, मौत तो किसी दिन होनी ही है, क्यों ना जब तक जिंदा है हर पल को मजे से जिया जाए और दूसरों को खुशियां दी जाए। अमांडा माइकल की बातें सुनकर काफी प्रभावित होती है। वह पूछती है, क्या तुम्हें मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? माइकल मुस्कुराकर कहता है, मरने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, तब का तब देखेंगे। जल्लाद के पास खड़ा फ्रेड अमांडा को माइकल से बातें करते हुए देखता है। फ्रेड को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह जानता है कि माइकल बस 6 दिनों का मेहमान है, इसलिए कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद माइकल पर्दे का झूला बनाकर लेटा हुआ होता है। राजा वहां आकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने राज का पता लगा लिया? माइकल शांतिपूर्ण तरीके से कहता है, नहीं। राजा कहते हैं, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? तुम्हें डर या चिंता नहीं होती कि अगर 6 दिन बाद तुम राज नहीं जान सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? माइकल मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर उड़ते परिंदों की ओर इशारा करता है और कहता है, महाराज, इन परिंदों को देखिए, वे खुले आसमान में जी खोलकर उड़ते हैं, यह सोचे बिना कि कल क्या होगा। ऐसे ही आपकी बेटियां भी हैं, बस आपको उन्हें समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ अमांडा अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है। उसे ऐसे बैठे देखकर उसकी बहनें आपस में कहती हैं, शायद इसे माइकल से प्यार हो गया है। अगले दिन शाम को अमांडा फिर से नींद की दवा मिली शराब का गिलास माइकल को देती है, लेकिन माइकल हर बार की तरह चुपके से शराब गिरा देता है और सोने का नाटक करने लगता है। अमांडा की बहनें माइकल के कमरे के बाहर खड़ी होकर अमांडा के बाहर निकलने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर बाद अमांडा भी अपनी बहनों के साथ बाहर खड़ी हो जाती है। फिर सभी बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। अचानक वहां एक तेज रोशनी होती है और दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाता है। ये सभी उसके जरिए फिर से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। गायब होकर माइकल भी यह सब देखता है और उनके पीछे द्वार से अंदर चला जाता है। वह देखता है कि राजकुमारियां एक नाव में बैठकर बर्फ की नदी पार कर रही हैं। माइकल किनारे पर खड़े होकर यह सब हैरानी से देखता है। अगली सुबह माइकल फिर से अपने बिस्तर पर होता है। तभी फ्रेड आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? माइकल मुस्कुराकर कहता है, नहीं। इस बीच अमांडा अपनी बहनों से कहती है, हमें किसी न किसी तरह माइकल को बचाना होगा। उसकी बहनें कहती हैं, क्यों न हम हमेशा के लिए अपने राजकुमारों के पास रुक जाएं। अमांडा दुखी होकर कहती है, पर वो 11 हैं और हम 12। वे राजकुमार तुम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो वहां भी अकेली रहूंगी। अगले सीन में राजा माइकल के पास आते हैं, जो पर्दे का झूला बनाकर लेटा हुआ होता है। राजा कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसा बेफिक्र इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी? माइकल मुस्कुराकर कहता है, महाराज, अगर जीते जी भी मौत से डरूंगा तो जीने और मरने में फर्क क्या रह जाएगा। रात में अमांडा फिर भारी मन से माइकल को नींद वाली शराब पीने को देती है। हर बार की तरह माइकल शराब फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अमांडा को उससे प्यार हो गया था, लेकिन वह इस बात से दुखी थी कि अगर माइकल उनका राज राजा को नहीं बता पाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अमांडा और उसकी बहनें फिर से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। माइकल गायब होकर उनके पीछे जाता है। इस बार माइकल भी राजकुमारियों के साथ नाव में बैठकर बर्फ की नदी पार करता है। नाव एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 11 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे होते हैं। 11 राजकुमारियां राजकुमारों के साथ डांस करने लगती हैं, जबकि अमांडा अकेली खड़ी यह सब देखती रहती है। उसे अकेले देखकर गायब माइकल अमांडा को डांस कराने लगता है। अमांडा और बाकी लोगों को यह नहीं पता चलता कि अमांडा के साथ कौन नाच रहा है। कुछ देर बाद तेज गड़गड़ाहट होती है। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये सभी राजा के सामने होते हैं। माइकल भी वहां मौजूद होता है। राजा माइकल से पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी बेटियों का राज पता चला? माइकल कहता है, नहीं। इस पर राजा जल्लाद से कहता है, इसे फांसी पर चढ़ा दो। जल्लाद जैसे ही माइकल के गले में फंदा डालने लगता है, अमांडा और बाकी राजकुमारियां काफी दुखी हो जाती हैं। यह देखकर माइकल कहता है, महाराज, मैं आपकी बेटियों का राज जान चुका हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बताया तो आपकी बेटियां दुखी हो जाएंगी। राजा गुस्से से पूछते हैं, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माइकल उस दुनिया से लाई
हुई पेड़ की टहनी राजा को दिखाता है। टहनी देखकर राजा समझ जाते हैं कि यह मायावी दुनिया की है। राजा कहते हैं, शर्त के मुताबिक इसे मेरी बेटियों का राज पता चल गया है, इसलिए मैं इसे नया राजा घोषित करता हूँ। साथ ही इसकी शादी अमांडा से करूंगा। यह सुनकर फ्रेड बौखला जाता है और कहता है, इसने हमें कोई राज बताया ही नहीं। राजा शांत होकर कहते हैं, शर्त यह थी कि राज को पता करना था, उसे बताना नहीं। अब तक अमांडा और माइकल को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है। वे एक दूसरे को किस करते हैं और ऐसा करते ही श्राप टूट जाता है। बाकी के 11 राजकुमार मायावी दुनिया से बाहर आकर राजकुमारियों से मिल जाते हैं। असल में इन राजकुमारों और राजकुमारियों ने एक बार उस बुढ़िया का मजाक बनाया था, इसलिए बुढ़िया के श्राप से वे मायावी दुनिया में फंस गए। बुढ़िया ने शर्त रखी थी कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से इन राजकुमारियों का राज खोले बिना उनकी मदद करेगा और उनमें से किसी एक को उससे प्यार हो जाएगा तो उनके किस करते ही श्राप टूट जाएगा। सभी राजकुमार और राजकुमारियों की शादी हो जाती है। माइकल नया राजा बन जाता है। इस तरह यह फैंटेसी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।